नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे दो भाईजान और बंगाल प्लान के बारे में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, जिसने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। और यह गठबंधन सीधे तौर पर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास तौर पर माना जा रहा है कि इसका असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है, जो अब तक बड़ी संख्या में TMC के साथ रहा। सियासी विश्लेषकों का मानना यहां पर यह है कि अगर AIMIM और उसके सहयोगी दल मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने में सफल होते हैं तो इससे TMC के वोट शेयर में सेंध लग सकती है और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी को इस बात से बड़ा झटका लगेगा। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डाल पाता है और चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है। कुल मिलाकर इस नए गठबंधन ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है और बहुकोणीय बना दिया है, क्योंकि जो स्थितियां अब ये बनी नजर आ रही हैं और जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं और जो विश्लेषक हैं जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहां पर ये पूरा अब मुकाबला बहुकोणीय बनता नजर आएगा। और हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने से जो सबसे बड़ा डेंट पहुंचेगा वो डेंट पहुंचेगा TMC को, ममता बनर्जी को। और दूसरी ओर यहां पर जानकारों का यह भी कहना है कि इस गठजोड़ से, इस गठबंधन से फायदा भी किसी को होगा। वो फायदा किसको होगा? वो फायदा होगा BJP को, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट कटेंगे TMC के तो TMC को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो जीत का अंतर है वो करीब करीब 500 वोट के आसपास का रहा है। आप समझिए ये सियासी गणित। बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री को लेकर कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से हुमायूं कबीर से हाथ यहां पर जो है मिलाया है। हुमायूं कबीर से यहां पर हाथ मिलाया है सबसे पहले ओवैसी ने। ये अपडेट आप समझिए, हुमायूं कबीर और ओवैसी एक साथ यहां नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से यहां पर दोनों दलों के बीच, दोनों भाईजानों के बीच यहां पर गठबंधन होता नजर आएगा। हुमायूं कबीर की पार्टी AJDUP 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन में AIMIM की भी साझेदारी जो है वो देखने को मिलेगी और AIMIM जो है लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कबीर ने अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आप समझिए ये स्थितियां। कबीर ने अब तक 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हुमायूं कबीर 2 सीटों रजीनगर और नौदा से चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटों से हुमायूं कबीर खुद जो है वो चुनावी मैदान में होंगे और दोनों नेता मिलकर पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। रैली की शुरुआत 1 अप्रैल को बरहामपुर से होनी है। ये समझिए आप स्थितियां। और ओवैसी और कबीर का गठबंधन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है। आप समझिए क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। हुमायूं कबीर से यहां पर हाथ मिलाया है असदुद्दीन ओवैसी ने और इस गठजोड़ को लेकर कई बड़े दावे, कई बड़ी बातें की जा रही हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इससे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर खेल बिगड़ सकता है। खेल किसका बिगड़ेगा वो भी समझिए आप। खेल बिगड़ेगा TMC का, क्योंकि TMC जो है उसका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक। और एक बड़ी सेंधमारी यहां पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और यहां पर हुमायूं कबीर की पार्टी जो है वो कर सकती है। इस सेंधमारी को लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसका फायदा BJP को मिल सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट TMC के कटेंगे और जहां जीत का मार्जिन बेहद कम है, खासतौर पर उन सीटों को लेकर बात करें, और वहां पर अगर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर खेल बिगड़ा तो सीधे तौर पर जीत BJP की होती हुई नजर आएगी, क्योंकि BJP एक बार फिर से पूरा दमखम भरती नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत भरने का दम भरा जा रहा है। अब AIMIM का पश्चिम बंगाल चुनाव में इतिहास क्या रहा? 2021 में राज्य की राजनीति में जो है कदम रखा था AIMIM ने। शुरुआत में पार्टी ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया था। आप समझिए ये पूरा खेल समझिए यहां पर आप AIMIM का। लेकिन आखिर में
एआईएमआईएम ने केवल 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, यानी कि 7 कैंडिडेट जो है वो यहां पर उतारे गए थे ओवैसी के द्वारा। और 2021 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को कोई भी सफलता नहीं मिली, यानी कि एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी, हार का सामना करना पड़ा। और एआईएमआईएम के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। आप ये भी समझिए। अब जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसको लेकर काफी चर्चा होती नजर आ रही है। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए। वो ओवैसी साहब का एआईएम का जोड़ के में चल रहा है। 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? वो तो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं। वो भी कलकत्ता में जा रहा है, तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। आप बीजेपी में भी रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही साथ हुमायूं कबीर को आपने सुना कि किस तरीके से बयानबाजियां जो है देखने को मिली, और जहां हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा भाई जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता जुड़े हैं, हमारे साथ टीएमसी से भी जो है पक्ष रखने वाले नेता जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। और गौरव मिश्रा जी बीजेपी से है हमारे साथ, संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी से हमारे साथ। गौरव जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर एआईएमआईएम को लेकर बात करें तो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं आपके ऊपर भी और एआईएम के ऊपर भी कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी पार्टी है। और ठीक अगर हम पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बात करें, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के चुनावी मैदान में उतरने से, इस गठजोड़ से अगर किसी को फायदा है तो बीजेपी ही है। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक का जिन्होंने मलाई खाया है, मलाई चखा है लंबे समय तक, बल्कि 6-7 दशकों से जो एक सब्सटेंशियल वोट बैंक बना करके राजनीति करते चले आ रहे हैं और सत्ता का स्वाद चखते चले आ रहे हैं, उनको ये समस्या होती है। उनको लगता है कि बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, एबीसीडी खेलते रहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जो मंतव्य है, जो उनका उद्देश्य है, बहुत साफ है, स्पष्ट है। जहां मुस्लिम वोट की बाहुल्यता है, जहां मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है, वहां वो अपने पार्टी को ले जाते हैं, मुस्लिमों को बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए बाकी अन्य दलों को, जिनको वो वोट देते हैं, मुस्लिम समाज जिनको वोट देता है, उसकी खिलाफत करते हैं और उसका उनको आंशिक रूप से फायदा भी मिलता है। चाहे आप बिहार के चुनाव में देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में देखिए, आसाम में देखिए, पश्चिम बंगाल में बेशक वो बहुत सफल नहीं रहे। हाँ, पंचायत के चुनाव में 4-5 सीटें जरूर जीत पाए, लेकिन हाँ, उनको ये दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, इस तरह की सीटों पर मुस्लिम बाहुल्यता बहुत ज्यादा है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम वोट बैंक एक सब्सटेंशियल संख्या में है, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। और एक बार जब ये ताकत, ये राजनीतिक ताकत खड़ी कर लेंगे तो वो किसी के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। और जहां मुस्लिम संख्या कम है वहां दूसरे पार्टियों के साथ भी ये समझौता करते रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे प्रदेश हो, सभी जगहों पे करते रहते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से देखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राष्ट्रवाद के मूल मुद्दे को लेकर के चलती है और क्या थ्रेट है, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए क्या खतरा है, उससे सजग होकर के जनता के बीच में जाती है। वोट बैंक के लालच के हिसाब से नहीं देखती। इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि भारत की संप्रभुता को भी अगर ताक पे रखा जाए, अगर भारत के में विभाजन करके भी अगर राजनीतिक स्वार्थ हित होता है तो उसको हित साधने में ये बिल्कुल पीछे नहीं रहते। इस तरह की ये पार्टियां हैं और मुझे लगता है कि जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है, इसलिए इनको बढ़ने भी नहीं देती। जी ठीक है। संजय जी, दूसरी ओर क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है? क्योंकि संजय जी, अगर मुस्लिम वोट को लेकर बात करें तो यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का करीब 70% जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी को ही पड़ता है। सर, 70% मुस्लिम वोट अगर टीएमसी को पड़ता है तो हमारी सीटें तो मुश्किल से हार्डली, क्योंकि 28% मुस्लिम हैं, तो हमारी सीटें फिर तो 50 सीटें ही आनी चाहिए जी। तो हम 222 सीटें कैसे पहुंच गए?
हम जो है लोकसभा में जो है 29 सीटों पर कैसे पहुंच गए, केवल मुस्लिम ही वोटों के ऊपर अगर हम डिपेंड है तो हम कैसे पहुंच गए। ये हिंदू मुस्लिम का खेल जो है ये बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी का जो है टोटका चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम कराओ, हर जगह पे यही है। अब हिंदू मुस्लिम से जो है देखा कि अब फायदा नहीं हो रहा है तो अब किसी तीसरे को खड़ा करो। उसके बाद जो है बी टीम सी टीम करके आप खुद ही आप सोचो कि अचानक जो है हुमायूं कबीर को 36 साल के बाद अचानक कैसे याद आया कि बाबरी मस्जिद बना लेना चाहिए चुनाव की जस्ट पहले। इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से लगा रहा है, ईडी कहाँ है इस समय, उनको छापा क्यों नहीं पड़ा, 80 करोड़ आए कहाँ से इनके पास, 182 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहाँ से आए इनके पास। तो ये सारी चीजें केवल 4 महीने पहले पुरानी पार्टी और एक साथ इतने सारे वो जो कर रही है, तो इसमें टीएमसी को कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरीके से। लड़ना चाहिए, इनको लड़ेंगे तो ये केवल हमारा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जनता के बीच में काम किया है और हम 15 साल से काम कर रहे हैं। बाकी तो अब तो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का भी पोल खुल गया, कल तो बाकायदा सील पर पैक जो है इलेक्शन कमीशन से एक फाइल भी जाहिर हुई है। तो अब तो काफी कुछ लोगों को समझ में आने लग गया कि राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंका करते हैं वो सब धूल दिखने लग गया है। अब जनता जागरूक है और पश्चिम बंगाल की जनता तो खासकर जागरूक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो है इस तरह के गठजोड़ आ जाएगा, अरे सर 80 से 86% तक का मतदान होता है वहां पे। जहां पे 80 से 86% मतदान होता है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता होगा, वहाँ हिंदू भी वोट डालता है, मुस्लिम भी वोट डालता है। वहाँ जो वो काम पे वोट डालता है, ममता बनर्जी के नाम पे वोट डालता है और वो देखता है कौन इंसान जो है किसका हमारा सगा है, कौन सहयोगी है, कौन हमारे साथ है। क्योंकि हमारे कबीर का भी रिकॉर्ड बीजेपी में रह चुके हैं, ये सबको पता है। और असदुद्दीन तो जगजाहिर है वो बीजेपी के पार्ट बी टीम है, अब ये पार्ट सी टीम भी आ गई है, तो इनसे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा काम कर रहा है और इन्होंने जिस तरीके से एफआईआर संजय जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि कोई भी प्रभाव जो है वो टीएमसी के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा इस गठजोड़ से या इस गठबंधन से। गौरव मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, संजय जी तो साफ कह रहे हैं कि हमें कोई भी यहाँ पर असर पड़ता नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरी ओर अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास को लेकर बात करें तो 30 से 35 सीटें गौरव जी ऐसी हैं जहां पर 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो कि सीधे तौर पर यह कहें कि निर्णायक भूमिका में आती है। ये सीटें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, इसके बाद बीरभूम है, इसके बाद नदिया जैसा इलाका है। मेरा सवाल गौरव जी यहां पर यह है कि अगर यहां पर मुस्लिम वोट में सेंधमारी जो है दोनों भाईजान मिलकर कर लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2021 में चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में यहां पर खड़ी होती नजर आएगी पश्चिम बंगाल में? गौरव जी। जी हाँ, देखिए, आमतौर पर मुस्लिम समाज का वोट किसी पार्टी के पक्ष में नहीं पड़ता, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बिहार में राजद हो, तो इन पार्टियों के पक्ष में नहीं पड़ता। मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पड़ता है और उसको हराने के लिए जो वहां की पार्टी सबसे ताकतवर दिखाई देती है, जो हराने की स्थिति में रहती है, उसके साथ मुस्लिम समाज का वोट जाता है। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है कि मुस्लिम समाज में भी बेहद जागरूकता आ गई है, क्योंकि इन लोगों ने सरकारें बना बना करके उनका इतना शोषण किया कि ना उनके पास स्वास्थ्य की सुरक्षा रही, ना उनके पास पक्का मकान रहा, ना उनके पास गैस के चूल्हे रहे, तमाम सारी योजनाओं से वंचित करके रखा। तो इसलिए अब उनको भी ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में चलती है तो वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करके योजनाओं को नहीं पहुंचाती। सर्वाधिक योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिलता है क्योंकि वो गुर्बत में रहे, इसलिए अब वो भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मुस्लिम समाज इस बात को देखिए समझ पाता। गौरव जी, आपके द्वारा भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़ी बातें कही जा रही हैं। मैं रुक करूंगा आपका भी और संजय जी का भी। इस बीच हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में कुछ सवाल हमने पूछे, उस सर्वे के आंकड़े क्या निकलकर सामने, एक बार पहले वो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और आप लोगों के सामने भी रखते हैं। प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। सर्वे में पहला सवाल पूछा हमने, बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच गठबंधन का बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? ये पहला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमने अपने दर्शकों के बीच रखा, जिसका ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। पॉजिटिव बदलाव आएगा 30% लोगों ने कहा, नेगेटिव असर पड़ेगा 20% ने कहा, कोई खास असर नहीं पड़ेगा 47% लोगों ने यह माना है, 3% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में आगे बढ़ते हैं। सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी पूछा और सर्वे में दूसरा सवाल था कि क्या यह गठबंधन बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक को
बांट देगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप समझिए, अब इसके आंकड़े आप समझिए। यहां 27% लोगों ने कहा कि हां वोट बटेंगे, 45% लोगों ने कहा कि वोट नहीं बटेंगे, मुसलमान एकजुट होकर वोट करेंगे, 22% ने कहा टीएमसी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनेगा, 6% लोग कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से सर्वे, और इस सर्वे में ये सवाल हमने पूछा, इसके ये कह सकते हैं कि आंकड़े निकलकर सामने आए। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम ये दावे किए जा रहे हैं और तमाम ये बातें कही जा रही हैं, सर्वे में जो ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये आंकड़े भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि टीएमसी को इससे डेंट पहुंचता हुआ नजर आने वाला है। संजय जी, मैं टीएमसी के प्लान को समझना चाहूंगा कि क्या अब टीएमसी के द्वारा जो है अब प्लान बी जो है वो भी एक्टिवेट किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी शुरुआती दौर में जब आप जिक्र कर रहे थे, ये कह सकते हैं कि अचानक से एक टीएमसी के लिए खतरा चुनाव के पहले पैदा हुआ, क्योंकि अगर अब से 6 महीने पहले हम जाएं तो कहीं से कहीं तक ऐसी स्थितियां नजर नहीं आ रही थी कि ऐसी कोई पार्टी अस्तित्व में है जो मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर पाए, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है आप लोगों के लिए भी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो वैसे पहली बार दांव नहीं आजमा रहे हैं, पिछली बार भी आजमाया था 2021 में, और 7 सीटों में जमानत उनकी जब्त हो गई जी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, हुमायूं कबीर, अभी हुमायूं कबीर तो 6 महीने के बच्चे हैं, मात्र छोटे से बच्चे हैं, वो क्या डेंट मारेंगे? तो उनका तो खुद ही का रिकॉर्ड जो है, वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है किसी भी तरीके से। और पहली बात मैं आपको इतना बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 77 सीटों में जीते हैं, 77 सीटों में आपका वोट बैंक बढ़ गया था। उस समय क्यों बढ़ा था? क्योंकि 303 सीट आप जो है 2019 में लेके आए थे, तो लोगों को ये लगा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ अच्छा कर जाएगी, इसलिए उनको जो है कुछ टीएमसी से लोग भागे, कुछ कांग्रेस से भागे, कुछ लेफ्ट से भागे। करीब 48 सांसद इनके यहाँ तो वो थे जो बाहरी थे, बाहरी लोगों के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बन गए 77 लोग। अब वो धीमे धीमे 69 तक आ गए, 8 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। और इसके बाद अगर इनका जो चुनाव जितना होता, फिर ये जो पंचायत चुनाव है बुरी तरीके से हारे। उसके बाद आपने देखा लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी जो है डींगे हाँक रहे थे, 35 सीटें जीतेंगे, 35 सीटें जीतेंगे, सर 18 से 12 पे उतर पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत बड़ी करती है, अब की बार 200 पार, अब की बार तो दीदी 2 मई दीदी गई, और दीदी ये सारे बहुत सारे नारे लगाए गए थे, और सब के सब नारे फेल हो गए। क्योंकि जमीनी स्तर पर टीएमसी मजबूत है, हम कार्डर बेस्ड पार्टी है। हमने जब हुमायूं कबीर को निकाला था तो हमको पता था कि ये चुनाव लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा, ये सारी चीजें पता थी। तो इस तरीके के हमारे पास कोई प्लान बी, प्लान सी बनाने की कोई जरूरत नहीं। हम जिस प्लान पे काम कर रहे हैं उसी प्लान पे हम काम करते रहेंगे, जनता के बीच पे हैं, जनता के लिए ही हम काम करेंगे। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, ईश्वर है, भगवान है, उसी का जो है हमारा पूरा भरोसा है, उसी पे ही जो है हम काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जनता के लिए आप काम करते रहेंगे, जनता पर आपका पूरा भरोसा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और हमने सर्वे में कुछ सवाल और अपने दर्शकों के सामने रखे, और इस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। क्या आपको लगता है कि ओवैसी कबीर गठबंधन ममता बनर्जी की सरकार के लिए खतरा बन सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल, ये हमने अपने दर्शकों से पूछा, इसके आंकड़े निकलकर सामने आए। हाँ, बड़ा खतरा बन सकता है, 13% लोगों ने माना हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ सीटों पर 20% ने माना नहीं, टीएमसी फिर भी मजबूत रहेगी, 40% लोगों ने माना, 24% ने माना कि यह गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, 3% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। आप समझिए किस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए। अब आगे बढ़ेंगे अपने सर्वे के चौथे सवाल की ओर, और सर्वे में चौथा सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं कि यह गठबंधन पश्चिम बंगाल में बड़ी पार्टियों को चुनौती दे सकता है? तो बड़ी पार्टियों का जिक्र यहां पर किया गया, और इसके आंकड़े क्या निकलकर सामने आए आप देखिए, बड़े हैरान करने वाले आंकड़े हैं। हां, मजबूत चुनौती देगा, यह 38% लोगों ने माना, 57% कहते हैं कि कोई चुनौती नहीं, सबका अपना वोट बैंक है, 5% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां 57% लोग भले ये मानते हो कि कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन 38% पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है, जहां 38% लोग ये कह रहे हैं कि हां, मजबूत चुनौती यह गठबंधन देगा। गौरव जी, मैं आपका रुख करूंगा। अब सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है, जहां मजबूत चुनौती का जिक्र किया जा रहा है, आम जनता यह मानती है 38% कि मजबूत चुनौती आप लोगों को भी मिलेगी, हर विपक्षी पार्टी को भी मिलेगी। आप किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को? देखिए, आपके आंकड़ों ने ही स्पष्ट किया कि 55% वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वोटिंग की है जी। आपके प्रश्न के से जो उत्तर निकल करके आ रहा है, इसका मतलब कि तृणमूल के पक्ष में बहुतायत में
लोगों का मत है नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 सीट से हम 77 सीट पर पहुंचे, लेकिन 77 सीट पहुंचने के बाद जो सरकार बनी तृणमूल कांग्रेस की, उसके बाद किस तरह से रक्तपात हुआ, किस तरह से डराया और धमकाया गया, इनके कार्यकर्ताओं, उग्रवादी कार्यकर्ताओं ने, जिहादियों ने किस तरह से 60 साल की बूढ़ी मां के सामने उसकी छोटी बच्ची का रेप करके उसके बेटे का भी कत्ल कर दिया, पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर लूट करके भागे गए, गोलियां चलवाई गई। तो ये खुला खेल, लाइसेंस जो कानून को तोड़ने का है, ये तो तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी ही दे सकती है सत्ता में आने के बाद। तो वो छूट जिसको चाहिए वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएगा, लेकिन जिसको कानून का शासन चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए, उद्योग धंधों का विकास चाहिए, एक्सप्रेसवेज का विकास चाहिए, वो तृणमूल के साथ नहीं जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस और वहां पर मतलब गौरव जी ये बात करें कि अब जाति पाति से परे हट के बात विकास पर आ गई है और विकास का मुद्दा 2026 विधानसभा चुनाव में उठता हुआ नजर आएगा। चलिए देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार दिलचस्प रहने वाला है और नतीजे किस तरीके से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक